बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, गपबाजी, डेंगे मारना, मुबालगा आराई से काम लेना, बड़ी बड़ी बातें करना, झूठी शान दिखाने के लिए शेखी बघारना, माशरे में, समाज में ये बुराई आम है और आम होती जा रही है, फैलती जा रही है। बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द व खवातीन सभी गपबाजी करते हैं। एक मर्तबा गपबाजी का शौक बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द व खवातीन सभी को होता है। सभी को मतलब सब बच्चों को, सब जवानों को, सब बुजुर्गों को, सब मर्दों को और सभी खवातीन को नहीं। कुछ लोग होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, कुछ जवान होते हैं, कुछ बुजुर्ग होते हैं, कुछ मर्द और कुछ खवातीन जिनको गपबाजी का बहुत ही इश्तियाक होता है। गपबाजी के वो बहुत ही मुश्ताक होते हैं। अगर किसी ने शेखी बघारने की उनके सामने कोशिश की तो उनकी कोशिश होती है कि वो उसको किस तरह शिकस्त दें। आइए इसी तरह दो गब्बाज चहलकदमी के लिए निकलते हैं। एक गब्बाज कहता है कि मेरे दादा जान ने इतना बड़ा मकान बनाए थे कि आसमान के बराबर वो मकान था। दूसरा गब्बाज सुनकर हैरान रह जाता है, लेकिन वो फौरन कहता है, थोड़ा गौर व खौस करके, उसको तो उसे शिकस्त देना था। चुनांचे जब वो सुनता है दूसरे गब्बाज से कि उसके दादा जान ने इतना बड़ा मकान बनाए थे कि आसमान के इतना, तो वो जवाब में कहता है मेरे दादा जान ने इतनी बड़ी सीढ़ी बनाए थे कि आसमान के बराबर सीढ़ी थी। तो पहला गब्बाज सवालिया अंदाज से पूछता है, ताज्जुबी अंदाज से पूछता है कि तेरे दादा जान ने इतनी बड़ी सीढ़ी बनाए थे तो वो सीढ़ी कहाँ रखा करते थे? तो उसने फौरन कहा तेरे दादा जान के मकान में। बच्चों, गपबाजी में किसी का भी कोई फायदा नहीं होता, ना सुनने वाले का होता, ना सुनाने वाले का होता। आगे चलते चलते एक गपबाज जो है तो बहुत ही ज्यादा गपबाजी करता है। तो दूसरा गपबाज उसे कहता है अपन चलते चलते अब पुल पर से गुजरने वाले हैं, ये जो पुल है ना, इस पुल पर से गुजरने वाले हैं और ये पुल जो ज्यादा ही झूठ बोलता है, ज्यादा ही गपबाजी करता है, तो ये पुल उसको गिरा देता है, नीचे गिरा देता है। तो पहला गपबाज फौरन कहता है कि लेकिन अपनों को उस पुल पर से गुजरने की जरूरत क्या है? हम उस पुल पर से आज गुजरने ही नहीं वाले हैं। प्यारे बच्चों, गपबाजी का ये मशगला, गपबाजी का शौक, गपबाजी का इश्तियाक, ये समाज में ये बुराई बहुत आम है। इसी बुराई को कन्हैया लाल कपूर ने सबक नंबर 2 हमसाये से में समाज की इसी बुराई पर तंज करते हुए, माशरे की इस बुराई पर तंज करते हुए कन्हैया लाल कपूर ने किसने? कन्हैया लाल कपूर ने सबक अपने हमसाये से किस सबक में?
अपने हमसाए से। सबक अपने हमसाए से में समाजी बुराई मुबालगा आराई को, कौन सी आराई को? मुबालगा आराई को। मुबालगा आराई को तंज का निशाना बनाया है। मुबालगा आराई को क्या किया है? तंज का निशाना बनाया है। तंज का निशाना बनाया है, अपने तंज का निशाना बनाया है। कन्हैया लाल कपूर ने सबक अपने हमसाए से में समाजी बुराई मुबालगा आराई को अपने तंज का निशाना बनाया है। जब भी कोई मुसन्निफ, शायर, ड्रामा निगार वगैरह समाजी बुराई को निशाना बनाता है, अपने तंज का निशाना बनाता है, तो उसका मकसद ये होता है कि समाज की बुराई को समाज के सामने तंजिया अंदाज में पेश करके वो इस तरीके से समाज को अपनी बुराई से आगाह करना चाहता है ताकि समाज इस बुराई से गुरेज करें। यही उसका मकसद होता है, यही शायर का, अदीब का, ड्रामा निगार वगैरह का मकसद होता है। सबक अपने हमसाए से में कन्हैया लाल कपूर ने किस तरह एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी पर सबकत ले जाने के लिए, सबकत हासिल करने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपनी झूठी शान दिखाने के लिए किस तरह गप्पाबाजी करते हैं, इस सबक में उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से पेश किया है। कन्हैया लाल कपूर कहते हैं, कौन कहते हैं? कन्हैया लाल कपूर। कन्हैया लाल कपूर कहते हैं कि मुसन्निफ, हमसाया और उनके घर के अफराद एक दूसरे को मरूब करने के लिए, क्या करने के लिए? मरूब करने के लिए। एक दूसरे को मरूब करने के लिए, यानी एक दूसरे पर रौब जमाने के लिए झूठी शान का हरबा इस्तेमाल करते हैं। कौन सा हरबा इस्तेमाल करते हैं? झूठी शान का। झूठी शान का हरबा इस्तेमाल करते हैं। कभी मुसन्निफ की तरफ से तो कभी हमसाये की तरफ से पहल की जाती है। एक मर्तबा जब हमसाया ये कहता है कि उसका भाई दिल्ली में मैजिस्ट्रेट है। दिल्ली में क्या है? मैजिस्ट्रेट। जब हमसाया ये कहता है कि उसका भाई दिल्ली में मैजिस्ट्रेट है, तो मुसन्निफ भी कहाँ पीछे रहते? मुसन्निफ कहते हैं कि उनका भाई तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज है। एक दफा हमसाया जब ये कहता है कि वो अपने बीवी बच्चों के साथ, किसके साथ? बीवी बच्चों के साथ। बीवी बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ सेहत अफजा मकाम, कौन सा मकाम? सेहत अफजा मकाम। सेहत अफजा मकाम नैनीताल जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? नैनीताल। नैनीताल जा रहे हैं। तो मुसन्निफ भागते हैं। मुसन्निफ भी कहाँ पीछे रहते? मुसन्निफ कहते हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ अपने साले की शादी में, किसकी शादी में? साले की शादी में। अपने साले की शादी में इंतजामात करने के लिए ऊटा कमन जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? ऊटा कमन जा रहे हैं। इस तरह वो एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए इससे बड़ी बात करने की कोशिश करते हैं। एक मर्तबा मुसन्निफ ने हमसाये से कहा कि अब सुना है कि तुम टीवी खरीदने जा रहे हैं। तो हमसाये ने कहा, खुदा के लिए ऐसा मत करो, क्योंकि फ्रिज की किस्त अदा करते करते तो मैं परेशान हूं।
बड़ी मुश्किल से मैं फ्रिज की किस्त अदा कर पाता हूं, और मुझे अगर टेलीविजन की किस्त भी अदा करनी पड़ी तो मेरा तो दिवालिया ही पिट जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो खुदा के लिए आप टेलीविजन मत खरीदिए। प्यारे बच्चों, आप भी जानते हैं कि बच्चों पर सबसे ज्यादा असर, बच्चों के दिलो दिमाग पर सबसे ज्यादा असर अपने वालिदैन का होता है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा अपने वालिदैन का ही सीखते हैं। हम सबसे ज्यादा आदत व अतवार अपनी जिंदगी में अपने वालिदैन के ही इख्तियार करते हैं। कहा जाता है कि बच्चे का सबसे पहला मदरसा, बच्चे का पहला मदरसा माँ की गोद होती है। तो हम सबसे ज्यादा आदतें अपने वालिदैन की ही सीखते हैं, उनकी आदतों की ही पैरवी करते हैं। अब वो आदतें चाहे अच्छी हो या बुरी हो। अब ये बात अलग है कि हमने हमेशा अच्छी आदतों को ही फॉलो करना चाहिए, अच्छी आदतों की ही पैरवी करना चाहिए। अब जैसे मुसन्निफ और हमसाया और उनकी बीवियां, उनके घर के अफराद, उनकी बीवियां जिस तरह एक दूसरे से सबकत ले जाने के लिए, बाजी ले जाने के लिए झूठी शान का हरबा इस्तेमाल करते हैं, डेंगे मारते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मुबालगा आराई से काम लेते हैं, तो बिल्कुल बुजुर्गों की तरह, बड़ों की तरह ये आदतें उनके बच्चों में भी आ गई थी। एक मर्तबा हमसाये का बच्चा ये कहता है कि मेरे वालिद ने मिट्टी का तेल, काय का तेल, मिट्टी का तेल ब्लैक मार्केट में बेचकर, ब्लैक मार्केटिंग करके 7,000 रुपये कमाए थे, 7,000 रुपये। तो मुसन्निफ का बेटा कहता है, मुसन्निफ का बच्चा कहता है, मेरे वालिद ने तो स्कूल फंड में से, मेरे वालिद ने तो स्कूल फंड में से 10,000 रुपये उड़ा लिए थे, और इस तरह वो हमसाये के बच्चे से सबकत ले जाता है, उससे बाजी मारता है। दोनों पड़ोसियों के शेकी बघारने का असर, दोनों पड़ोसियों के बड़ी बड़ी बातें करने का असर उनके बीवी और बच्चों पर भी पड़ जाता है। एक मर्तबा जब ताजिर फ्रिज लाता है तो मुअल्लिम की बीवी भी इसरार करती है और उन्हें भी फ्रिज लाना पड़ता है। एक मर्तबा ताजिर जब अपनी अहलिया के लिए तोहफा लाता है तो मुअल्लिम की बीवी भी बजिद हो जाती है, इसरार करती है और उसे भी तोहफा लाना पड़ता है। इस तरह दोनों पड़ोसियों के बीवी और बच्चों ने उनकी आदतें सीख ली थी, और वो शेखी बगारने में, डेंगे मारने में, मुबालगा आराई में इतने इस कदर बढ़ गए थे कि जो राज की बातें थी, जैसा कि जिक्र किया गया कि ताजिर ने ब्लैक मार्केटिंग में मिट्टी का तेल बेचकर 7,000 रुपये कमाए थे। अब ये बात कहने की नहीं है, पुलिस सुनेगी तो बच्चों को भी और पूरे अफराद को पुलिस थाने में बुला सकती है पूछताछ के लिए। और जब ये सुनकर मुअल्लिम का बच्चा उसके जवाब में उससे सबकत हासिल करने के लिए ये कहता है कि मेरे वालिद ने तो एक मर्तबा स्कूल फंड से 10,000 रुपये उड़ा लिए थे। अब ये बातें राज की बातें हैं, ये बातें तो पोशीदा रखी जाती हैं। तो दोनों हमसाए ताजिर और मुसन्निफ बहुत परेशान हो जाते हैं, और एक दिन दोनों समझौता कर लेते हैं कि एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश न करें, एक दूसरे पर रौब जमाने के लिए झूठी शान का हरबा इस्तेमाल न करें, और दोनों मुत्तहिद हो जाते हैं, इत्तेफाक कर लेते हैं कि दोनों एक दूसरे पर रौब जमाने की कोशिश न करें। दोनों का क्या हाल है वो एक दूसरे को मालूम है। अब इसी तरह
اس سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ سماعت فرمائیے، بہت ہی مزیدار ہے۔ ایک مرتبہ ایک گباز دوسرے سے کہتا کہ میرے دادا جان، کس کے دادا جان؟ میرے اس کے دادا جان، میرے دادا جان ایسے خطرناک غوطہ خور تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے دریا میں غوطہ لگائے اور 40 دن کے بعد واپس آئے۔ کتنے دن کے بعد واپس آئے؟ 40 دن کے بعد۔ 40 دن کے بعد۔ تو دوسرا بھی گباز کم نہیں تھا، اس نے کہا کہ میرے دادا جان کے پاس ایسی گھڑی تھی کہ وہ اس دریا میں گر گئی تھی، تو 40 دن کے بعد بھی جب وہ نکالی گئی تو وہ گھڑی چالو تھی۔ بچوں، پہلے ایسی گھڑیاں آتی تھی جس کو 24 گھنٹے میں چابی دینا پڑتا تھا۔ اب یہ گھڑی 40 دن کے بعد بھی بغیر چابی دیے چالو نکلی۔ تو پہلے گباز نے کہا اس کو چابی کون دیتا تھا؟ تو دوسرے نے کہا کہ تیرے دادا جان اس کو چابی دیتے تھے۔ اسی طرح بچوں، مجھے اس سے متعلق ایک اور واقعہ یاد آیا، آپ کو سن کر بہت ہی مزہ آئے گا۔ ایک مرتبہ ایک شخص دہلی کے لیے، اپنے سسرال میں دہلی کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، انسان جو ہے تو کہیں مہمان بن کر جا رہا ہے تو اپنا سوٹ بوٹ جو ہے تو عام دنوں کے مقابلے میں وہ اچھا ہی پہن کر جائے گا۔ چنانچہ وہ اچھا سفاری ڈریس لگا کر اور جوتا وغیرہ لگا کر، ہاتھ پر گھڑی، اور اعلیٰ صبح نکلتے ہیں اور ٹرین میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اب ٹرین کا سفر ایسا ہوتا ہے بچوں کہ کوئی کشمیر کا رہتا ہے تو کوئی کنیا کماری کا رہتا ہے، کوئی گجرات کا رہتا ہے تو کوئی آسام کا رہتا ہے۔ ڈبل ملاقات ہونے کی کوئی امید نہیں رہتی، کوئی توقع نہیں رہتی۔ اس لیے کچھ لوگ جو ہے تو ایک دوسرے پر رعب جمانے کے لیے اگر سیٹ پر جگہ نہیں بھی ہے تو وہاں بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ جناب بھی پہنچے، سوٹ بوٹ اچھا لگا، تو ان کو تو جگہ نہیں تھی، لیکن ان کا ڈریس دیکھ کر، ان کا سوٹ بوٹ دیکھ کر ایک موصوف نے ان کو جگہ دے دی اور یہ بیٹھ گئے۔ اب جگہ دے دی تو ان کو بہت اچھے لگ رہے ہیں، جناب آفیسر لگ رہے ہیں۔ تو وہ موصوف نے جب وہ ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھے تو ان سے بھی کہا آئیے ناشتہ کیجئے۔ تو انہوں نے تکلف کیا، لیکن بعد میں ناشتہ ان کے ساتھ کر لیے۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں ان موصوف نے ان موصوف کو سگریٹ پیش کیا۔ تو پہلے تو انہوں نے نہیں کہا، لیکن بعد میں سگریٹ نوشی فرما لیے۔ تو دوران گفتگو ان صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ پیشے کے اعتبار سے کیا ہیں؟ کیا پوچھا؟ آپ پیشے کے اعتبار سے کیا ہے؟ تو اب انہوں نے یہ سوچا کہ ملاقات کہاں ہوں گی ان سے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم فارسٹ گارڈ آفیسر ہیں۔ تو وہ تو بہت خوش ہو گئے، کہنے لگے کہ ہمیں اکثر فارسٹ سے ہمیں سابقہ پیش آتا ہے، میرا جو ہے تو لکڑی کا یہ بڑا کاروبار ہے اور مجھے بڑی خوشی، آپ سے ملاقاتیں ہوتے رہیں گی۔ اب یہ حضرت جو ہے تو اتفاق ان کا اسٹیشن آ گیا دہلی اور اتر گئے۔ اب انہوں نے ایڈریس وغیرہ ان کو دے دیا تھا اپنے آفس کا۔ اب ان کو کیا معلوم تھا کہ دوبارہ ملاقات بھی ہوگی۔ کچھ دنوں کے بعد میں وہ موصوف سے ان کی آنکھیں آفس کے سامنے ان سے آنکھیں چار ہو گئی۔ اب آنکھیں چار ہو گئی تو آنکھیں دو نہیں کرتے، اور جیسی آنکھیں چار ہوئی تو انہوں نے کہا اوہو فارسٹ گارڈ آفیسر، میں نے جب آپ کے خادم سے چپراشی سے پوچھا کہ راجو صاحب فارسٹ گارڈ آفیسر کہاں ہے، تو انہوں نے چپراشی نے آپ کی شان میں گستاخی کیا اور کہا کہ وہ فارسٹ گارڈ آفیسر نہیں، وہ تو چپراشی ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، کبھی بھی جھوٹی شان کا سہارا مت لیجئے، انسان کو بہت ندامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اپن جو بھی ہے اور جیسے بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیسا بھی بنایا ہے اور ہم جو بھی ہے ہر حال میں خوش رہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔
غیر ضروری راب جما کر شیخی بگاڑ کر ہمیں جو ہے تو بعض اوقات بہت موقعوں پر ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے تو اس سبق سے سبق حاصل کریں گے کہ کبھی بھی مبالغہ آرائش سے کام نہ لیں، شیخی نہ بگاڑیں، اپنے آپ منہ میاں مٹھو نہ بنے. کنہیا لال کپور کب پیدا ہوئے تھے؟ کنہیا لال کپور کب پیدا ہوئے تھے؟ 27 جون 1910 عیسوی کو پیدا ہوئے تھے. 27 جون 1910 عیسوی کو کنہیا لال پیدا ہوئے تھے. 27 جون 1910 عیسوی کو. کنہیا لال کپور کی مشہور کتابیں بتائیے. کنہیا لال کپور کی مشہور کتابیں بتائیے. نو کے نشتر، بالوں پر، چنگو رباب، سنگو و خشت، کامریڈ، شیخ چلی. ویری گڈ. نو کے نشتر اور کون سی کتابیں بولو جلدی جلدی. بالوں پر، چنگو رباب، سنگو خشت، کامریڈ، شیخ چلی. ویری گڈ، بہت اچھے. مصنف کے ہمسائے کے فریج خریدنے کی وجہ بتائیے. مصنف کے ہمسائے نے جو فریج خریدا تھا اس کی وجہ کیا تھی؟ مصنف کے ہمسائے نے مصنف پر صرف روب جمانے کے لیے قسطوں پر فریج خریدا تھا. مصنف کے ہمسائے نے فریج قسطوں پر صرف اس لیے خریدا تھا کہ وہ مصنف پر روب جمائے. یعنی قسطوں پر فریج خریدنے کی وجہ یہ تھی کہ مصنف کے ہمسائے یہ چاہتے تھے کہ مصنف پر وہ قسطوں پر فریج خرید کر روب جمائیں. ہمسائے کا لڑکا، مصنف کے ہمسائے کا لڑکا جب یہ کہتا ہے کہ اسے جیب خرچ کے لیے 2 روپے ملتے ہیں تو جواب میں مصنف کا لڑکا کیا کہتا ہے؟ اسے جیب خرچ کے لیے 5 روپے ملتے ہیں. جواب میں یہ کہتا ہے وہ کہ اسے جیب خرچ کے لیے 5 روپے ملتے ہیں. یعنی جب ہمسائے کا لڑکا 2 روپے جیب خرچ بتاتا ہے تو مصنف کا لڑکا اس سے سبقت لے جانے کے لیے، بازی لے جانے کے لیے 5 روپے بتاتا ہے کہ اسے جیب خرچ کے لیے 5 روپے ملتے ہیں. پیارے بچوں، اپنے فاقے کا پڑوسی کو پتہ مت دینا. اپنے فاقے کا پڑوسی کو پتہ مت دینا. اپنے فاقے کا پڑوسی کو پتہ مت دینا. ہنس ہنس کے سنے گا، رو رو کے سنے گا، رو رو کے سنے گا، ہنس ہنس کے سنانے کے لیے. اپنے فاقے کا پڑوسی کو پتہ مت دینا، رو رو کے سنے گا، ہنس ہنس کے سنانے کے لیے.